बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया था और सेट के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इसको आगे लेके चलेंगे और फंक्शन, ग्रुप और लॉजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है फंक्शन। चैप्टर नंबर 2 का सेट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फंक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फंक्शन में हम सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अगर हमें दो सेट दिए गए हों A एंड B, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उनका A क्रॉस B जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आते हैं। x, y से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं such that for all x belongs to A and for all y belongs to B। x के जो एलिमेंट हैं, x जो है वो A में से आते हैं और y जो है वो B में से आते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रिलेशन। एवरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, एवरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज़ अ रिलेशन। इसका जो भी सबसेट होगा वो क्या होगा? रिलेशन होगा। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सेट है A 1 2 3, एक सेट है B A B, इसके एलिमेंट हैं। तो A क्रॉस B हमारे पास क्या होगा? 1A 1B 2A 2B 3A 3B। ये हमारे पास क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इसका कोई भी सबसेट ले लेते हैं। R से हम रिप्रेजेंट करते हैं 1A 1B 3B। इसके मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए। ये क्या बन गया है? एक रिलेशन बन गया है जो कि सबसेट है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अगर हमें जानना है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, तो ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। अगर A में m एलिमेंट्स हैं और B में n एलिमेंट्स हैं तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B कितने होंगे? m बाय n होंगे। और इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑफ A क्रॉस B ये हो जाएंगे 2 पावर mn। इसमें नंबर ऑफ रिलेशन मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स, उस सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? वो 2 पावर mn होंगे। अगर हमारे पास एक सेट है A B C, एक सेट है B 1 2 3 4, यहाँ पे A 1 के साथ पेयरिंग में है, B 2 के साथ है, C 3 के साथ है। तो जो हमारे पास पहले वाला सेट है दैट सेट इज कॉल्ड डोमेन, डोमेन ऑफ दैट रिलेशन। इसको हम क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। जो सेकंड वाला सेट है इसे हम क्या कहेंगे? ये कोडोमेन है। सेकंड वाले सेट को जो हमारे पास जहाँ पे मैपिंग हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? कोडोमेन। और जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं क्रॉसपोंडेंस में A1 के साथ, B2 के साथ, C3 के साथ, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ दैट रिलेशन या ऑफ दैट सेट। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास A और B के दरमियान हमने रिलेशन बनाया है, A और B सेट के दरमियान रिलेशन बनाया है। रिलेशन क्या है? A1 B2 C3, ये हमारे पास एक रिलेशन है। अब इसमें जो पहले वाला सेट है वो क्या कहलाता है? डोमेन। जो सेकंड वाला सेट है वो क्या कहलाता है? कोडोमेन। और जो हमारे पास हासिल हो रही है कोडोमेन में से जो हमारे पास आंसर आ रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। अब हम पढ़ते हैं कि फंक्शन क्या होता है।
फंक्शन होने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सबसे पहले उसे क्या होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए। नंबर 2, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू ए। यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला सेट कंसीडर कर रहा हूँ, जो फंक्शन की डोमेन है वो ए के इक्वल होनी चाहिए। एंड नंबर 3, नो रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर पेयर। जो भी ऑर्डर पेयर हमें दिए गए हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट में कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। अब इन 3 बातों को मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें जी हमारे पास 2 सेट हैं। एक सेट है ए, इसमें चिल्ड्रन हैं C1, C2, C3, और एक सेट है बी, इसमें हमारे पास फादर हैं F1, F2। मैं कहता हूँ कि ये फंक्शन है ए से बी में। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ ये रिलेशन है ए से बी में। फर्स्ट में चिल्ड्रन हैं, दूसरे में फादर हैं। अब चाइल्ड 1 के फादर हैं F1, चाइल्ड 2 के फादर हैं F1 एंड चाइल्ड 3 के फादर हैं F2। क्या ये एक रिलेशन है? बिल्कुल ओके रिलेशन है। क्या डोमेन ऑफ F पहले वाले सेट के इक्वल है? ओके इक्वल है। क्या पहले वाला एलिमेंट जो है ये कहीं पे रेपिटेशन में तो नहीं है ऑर्डर पेयर में? बिल्कुल नहीं है, कहीं पे नहीं ऐसा प्रॉब्लम आ रहा। चाइल्ड 1 के फादर F1 है, चाइल्ड 2 के फादर भी F1 है, चाइल्ड 3 के फादर F2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें मैं प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ। हमारे पास वही सेट है C1 एंड C2 एंड C3, C2, C3, F1, F2, a relation from A to B। चाइल्ड 1 के फादर हैं F1, चाइल्ड 2 के फादर हैं F1, चाइल्ड 3 के फादर हैं F1 एंड चाइल्ड 2 के फादर हैं F2। अब यहाँ पे देखें क्या प्रॉब्लम आया। अब चाइल्ड 2 जो है उसके फादर F1 भी हैं और उसके फादर F2 भी हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या किसी के भी 2 फादर हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास थर्ड कंडीशन को वायलेट कर रहा है, नो रेपिटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट। ये एग्जांपल आपकी बुक पे भी मौजूद है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ये हमारे पास अब क्या है, एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, पहले वाला हमारे पास एक फंक्शन है जबकि सेकंड वाला हमारे पास एक फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। टाइप्स में सबसे पहले है जी इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है जी, अगर रेंज जो है वो सबसेट हो बी का, रेंज सबसेट हो बी का, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा इनटू फंक्शन है। नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या है जी, रेंज इक्वल होती है सेट बी के। ऑन टू फंक्शन में क्या है, रेंज इक्वल होती है सेट बी के। थर्ड है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन में क्या है जी, नो रेपिटेशन इन वाई। रेपिटेशन इन वाई, वाई के एलिमेंट में कोई रेपिटेशन ना हो, तो क्या है, ये हमारे पास वन वन फंक्शन है। जैसा कि यहाँ पे y के एलिमेंट में रेपिटेशन है तो ये वन वन फंक्शन नहीं है। जहाँ पे 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस होगी वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास इनटू और वन वन फंक्शन है,
अगर हमारे पास इनटू और 1 1 फंक्शन है तो हम इसको क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। और अगर हमारे पास ऑन टू और 1 1 फंक्शन है तो इसे हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर? अगर हमारे पास इनटू और 1 1 है तो हम क्या कहेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन, और अगर ऑन टू और 1 1 है तो हम इसे क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इफ 1 3 x2 5 6 9 8 इज ए फंक्शन, अगर ये एक फंक्शन है देन वैल्यू ऑफ x इज अल्फा ऑप्शन 1, बीटा ऑप्शन 5, चार्ली ऑप्शन 9 एंड डेल्टा ऑप्शन 8। अब यहाँ पे उसने कंडीशन ये दी है कि ये एक फंक्शन है। अगर ये एक फंक्शन है तो देखें, इसको रिलेशन होना चाहिए, ये रिलेशन है, डोमेन इसमें हमारे पास फर्स्ट वाला सेट होनी चाहिए, वो भी है। नो रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट, अगर मैं x की जगह पे 1 रखता हूँ तो रेपिटेशन आ जाती है, 5 रखता हूँ तब भी रेपिटेशन आ जाती है, 9 रखता हूँ तब भी रेपिटेशन आ जाती है। सिर्फ 8 रखने से रेपिटेशन नहीं आती, क्योंकि उसने कहा है कि ये एक फंक्शन है, इसलिए अब हम इसमें रेपिटेशन नहीं ला सकते। सो आंसर इज 8। क्लियर है? अच्छा, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसको हम कह लेते हैं ये n है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, इसको हम कह लेते हैं ये m है, और f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन बताएं नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस का, नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस दैट इज इक्वल्स टू m पावर n, इसमें अगर आपसे नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस पूछे जाएं तो आंसर क्या होगा, m पावर n, b के जो एलिमेंट्स की तादाद है उसकी पावर a के एलिमेंट्स की तादाद। और अगर n इक्वल है m के तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस ये किसके इक्वल होंगे, n फैक्टोरियल के। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस किसके इक्वल होंगे, n फैक्टोरियल के। इसी तरह से नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस भी किसके इक्वल होंगे, n फैक्टोरियल के इक्वल होंगे। अब फंक्शन को पहचानने के लिए एक इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे आप राइट डाउन कर लें, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ नोट फंक्शन के लिए। फिर इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। नोट आप लिख लें, इवन पावर्स ऑफ y, इवन पावर्स ऑफ y इज नॉट अ फंक्शन। आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया होता है, उसमें जस्ट आपको एक इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक है, ये जो भी इक्वेशन आपको दी गई है, उसमें आपसे पूछता है कि बताएं कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो आप किसको चेक करोगे, आप y को चेक करोगे। अगर y की पावर इवन है तो आप कहोगे फंक्शन नहीं है, और अगर y की पावर ऑड है तो आप कहोगे कि ये फंक्शन है। ऑड पावर्स ऑफ y इज ए फंक्शन। अगर y की पावर जो हैं वो ऑड हैं तो आप क्या कहेंगे कि ये फंक्शन है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें मज़ीद ये चीज़ क्लियर हो सके।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन। अल्फा ऑप्शन है ए बी, बी सी, सी डी। बीटा ऑप्शन है y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1। चार्ली ऑप्शन है 1 2 3 एक्स वाई, 1 की पेयरिंग x के साथ, 2 की भी x के साथ एंड 3 की y के साथ। डेल्टा ऑप्शन है एक ग्राफ हमें दिया गया है एंड इट ऑप्शन है नन। इसका आंसर देखें जी, फर्स्ट वाले को देखें, ए बी, बी सी, सी डी। क्या किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट तो रिपीट नहीं हो रहा? इसमें हमारे पास सारे के सारे एक रिलेशन भी है, डोमेन ऑफ ए फंक्शन जो है वो ए के इक्वल भी है और रेपिटिशन भी नहीं है, तो ये तो एक फंक्शन है। बीटा ऑप्शन को देखें, y की पावर क्या है, ऑड है, तो ये भी हमारे पास एक फंक्शन है। चार्ली को देखें, कोई रेपिटिशन नहीं हो रही है, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी एक फंक्शन है। डेल्टा ऑप्शन को देखें, अब यहाँ पे हम जब हमने एफएससी की है तो हम एक टेस्ट पढ़ के आए हैं जिसको हम वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं। एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें, अगर वो सिर्फ एक पॉइंट में से पास कर रही है तो वो क्या है, हमारे पास फंक्शन है। अगर कहीं पे भी वो 2 पॉइंट्स में से पास कर जाती है तो वो फंक्शन नहीं है। इस पे जब हम वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास एक पॉइंट में से पास करेगी, ये भी फंक्शन है, तो आंसर है नन। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि फंक्शन ना हो, ये सारे के सारे क्या हैं, फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑपरेशंस। ऑपरेशन में हमारे पास सबसे पहले हैं यूनरी ऑपरेशंस। ऑपरेशंस यूनरी ऑपरेशन, इसमें हमारे पास है जी स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो वो अगेन एक नंबर ही आएगा। यूनरी ऑपरेशन कहते हैं किसी एक नंबर पे अप्लाई हो और एक नंबर ही आंसर दे। स्क्वायर रूट ये भी हमारे पास क्या है, एक यूनरी ऑपरेशन है। निगेशन ये भी हमारे पास क्या है, एक यूनरी ऑपरेशन है। जो हमारी बुक में है वो है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन हम क्लियर की डेफिनेशन बार बार पढ़ के आए हैं और वही बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन भी है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एनी सेट एस हम कह लेते हैं, सच दैट ए स्टेरिक बी आल्सो बिलोंग्स टू सेट एस। ये बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है। कोई से 2 एलिमेंट किसी भी सेट में से लें, उनके दरमियान स्टेरिक परफॉर्म करें। यहाँ पे स्टेरिक क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यूनियन इंटरसेक्शन, ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, स्टेरिक हो सकते हैं। अगर आंसर दोबारा उसी सेट में से आ रहा है तो हम क्या कहते हैं कि इसमें बाइनरी ऑपरेशन है। 2 नंबर्स के दरमियान जो भी ऑपरेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। क्वेश्चन देखें, इफ स्टेरिक इज ए बाइनरी ऑपरेशन, इज ए binary operation in set plus minus 1 plus minus iota, then steric is alpha option subtraction, beta option addition, चार्ली ऑप्शन डिवीजन, डेल्टा ऑप्शन है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट जो है वो तो एक यूनरी ऑपरेशन है, बाइनरी हो नहीं सकता। 1 में से जब हम माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 इसका एलिमेंट नहीं है तो ये क्लोज नहीं है। ऐड करेंगे 1 + 1 2, वो भी इसका एलिमेंट नहीं है।
जबकि बचता क्या है, डिवीजन है। आप इसको जिस तरह से मर्जी डिवाइड करके देख लें, जो आंसर आएगा वो उसी सेट में से आएगा। तो हम क्या कहेंगे, ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। क्लियर है इस बाइनरी ऑपरेशन के। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम रियल नंबर में पढ़ के आए थे। मैंने आपको तब कहा था कि इनको अच्छी तरह से याद करना है। ये नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल से डिस्कस की हैं। यहाँ पे मैं आपको जस्ट नाम लिखूँगा, बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि जब हम ग्रुप पढ़ेंगे तो ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ भी यही हैं। नंबर 1 कुलैयर लॉ हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नहीं, बल्कि हम क्या कहेंगे, विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। हमें जो भी स्टेरिक दिया गया होगा उसके मुताबिक हम इसको डिस्कस करेंगे। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। नंबर 3 आइडेंटिटी लॉ। नंबर 4 इनवर्स, एंड नंबर 5 कम्यूटेटिव। ये सारी की सारी क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। इनकी तरतीब इसी तरह से याद करें ताकि आपको ग्रुप में डिफ़ाइन करने के लिए आसानी हो जाए। अब इसी से मैं आपको ग्रुप की तरफ लेके चलता हूँ। मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ ताकि ग्रुप हमारे लिए इजी हो जाए। जी स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। कुलैयर प्रॉपर्टी, नंबर 2 एसोसिएटिव, नेक्स्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, एंड लास्ट पे है कम्यूटेटिव। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट ग्रुप की कुछ फॉर्म्स हैं। सबसे पहले है ग्रुपॉइड, नंबर 2 पे सेमी ग्रुप, नंबर 3 पे मोनाइड, फिर ग्रुप, एंड लास्ट पे अबिलियन ग्रुप। अगर कोई भी सेट जी कह लें, एस कह लें, उसको कोई भी नाम दे लें, अगर वो हमारे पास क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक, स्टेरिक जो भी है वहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यूनियन इंटरसेक्शन, अगर वो कुलैयर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, अभी हम सिर्फ किसकी बात करें, कुलैयर प्रॉपर्टी को, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, ग्रुपॉइड है। अगर वो कुलैयर प्रॉपर्टी के साथ साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है तो अब हम उसको क्या कहेंगे कि वो सेमी ग्रुप है। और अगर वो कुलैयर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ साथ आइडेंटिटी एलिमेंट भी रखता है विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, मोनाइड है। और अगर वो सेट कुलैयर प्रॉपर्टी भी रखता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रखता है, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक भी है, इन्वर्स एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक भी है, तो अब हम उसको क्या कहेंगे कि ये ग्रुप है। और अगर वो पांचों की पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तरतीब वाइज, सबसे पहले क्या होनी चाहिए, कुलैयर प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे, नंबर 2 पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे, नंबर 3 पे हम आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी चेक करेंगे, नंबर 4 पे उसका इन्वर्स चेक करेंगे कि एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते,
फिर नंबर 5 पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करें और कहें जी ठीक है 5वीं प्रॉपर्टी है तो बाकी भी होंगी, ऐसा नहीं करना, तरतीब वाइज चलना है। जैसा कि यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले देखें क्या ये क्लोज्ड है, इसके कोई से दो एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, आंसर उसी में से आता है, तो यस ये क्लोज्ड है। नंबर 2 चेक करते हैं क्या ये एसोसिएटिव है, बिल्कुल ये एसोसिएटिव भी है। नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है, जो कि इसमें नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि थर्ड प्रॉपर्टी इसमें क्योंकि फेल हो जाती है तो ये क्या है, एक सेमी ग्रुप है। इसी तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जब हम चेक करते हैं तो ये क्लोज्ड भी है, ये एसोसिएटिव भी है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इसमें किसी का भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मोनाइड कहते हैं। क्लियर। इसी तरह से जब हम सेट ऑफ होल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करते हैं वो भी क्या है, मोनाइड है। और सेट ऑफ होल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये क्या कहलाता है, मोनाइड कहलाता है। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, ये हमारे पास पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अबिलियन ग्रुप कहलाता है ये। और सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, अब यहाँ पे क्या है जी, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम क्या कहेंगे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये क्या है, मोनाइड है। नेक्स्ट सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन, ये हमारे पास क्या है, अबिलियन ग्रुप है, पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास क्या है, अब इसमें इन्वर्स तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मोनाइड कहेंगे। एक काउंटर एग्जांपल भी काफ़ी है उसको गलत साबित करने के लिए। सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन, अबिलियन ग्रुप, एंड सेट ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है जी, मोनाइड है, क्योंकि 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन क्या है, अबिलियन ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है, जबकि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है, मोनाइड है, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब है कि अगर हम इनमें से 0 माइनस कर दें, सेट ऑफ रैशनल नंबर -0 इसमें से एलिमेंट निकाल देते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो अब ये क्या है, ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप बन चुका है। इसी तरह से सेट ऑफ रियल नंबर में से अगर हम 0 निकाल दें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो अब ये क्या है, ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप बन चुका है। जिसका मसला था उसको हमने इसमें से निकाल दिया। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में से 0 हम निकाल देंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो अब ये क्या है, अबिलियन ग्रुप बन चुका है। क्लियर है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लिख लें, क्योंकि उनके क्वेश्चंस हमारे पास यूईटी में आ चुके हैं, दो दफ़ा आ चुके हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पे लिख लें, मैं पॉइंट्स की फॉर्म में आपको लिखवा रहा हूँ। नंबर 1, एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स is a non-abelian ग्रुप। एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे उसने वादे किया है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये क्या है, नॉन अबिलियन ग्रुप है, क्योंकि वो क्या होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता। नेक्स्ट यूईटी में ये क्वेश्चन आ चुका है, पावर सेट ऑफ एस अंडर यूनियन इज़ ए मोनाइड, तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, एंड
phi is आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ये मोनाइड है तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, फाई है। इसी तरह से पावर सेट ऑफ एस अंडर इंटरसेक्शन इज अ मोनाइड एंड एस मतलब सेट इटसेल्फ इज आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर है, ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चन हैं, आइए उनको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखें। 1 ओमेगा स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज ए। अल्फा ऑप्शन, ग्रुपॉइड, बीटा ऑप्शन, मोनाइड, चार्ली ऑप्शन, ग्रुप एंड डेल्टा ऑप्शन, अबिलियन ग्रुप। आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लें, फिर मैं इनको बारी बारी डिस्कस करता हूँ। 1 2 3 4 with respect to multiplication of set of residue classes of modulo 5 is a। alpha option, groupoid, beta option, monoid, charlie option, group, delta option, abelian group। Solution of A steric x equals to b is alpha option, x equals to A inverse b, beta option, x equals to b into A inverse, charlie option, x equals to b a, and delta option है none of these। If steric is defined by x steric y equals to 5xy, then identity element in that set with respect to steric। alpha option 1, beta option 0, charlie option 1/5, डेल्टा ऑप्शन 5। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखें। 1 ओमेगा स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज अ। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है वैसे आपको ज़ुबानी इसका आंसर आना चाहिए, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये ड्रॉ करवा रहा हूँ, वरना आपकी बुक पे ये ड्रॉ हुआ है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है, हमें पता है। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1
एंड ओमेगा पावर 4, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा तो ओमेगा बचेगा। क्या इसमें से कोई भी आंसर आउट ऑफ द सेट आया है? नहीं, तो ये क्लोज्ड है, एसोसिएटिव भी है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? जब वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अगेन वही आंसर आया, तो 1 है। किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 1 आया है? ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आया, तो ओमेगा का इन्वर्स क्या है? ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ पे देखें चेंज हो गई बात, ओमेगा का माइनस ओमेगा नहीं है या 1 ओवर ओमेगा नहीं है, ओमेगा स्क्वायर है। तो ये बात याद करें, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, इस पर मैंने जोर दिया था कि जब भी दो नंबर्स को आपस में हम स्टेरिक परफॉर्म करेंगे, स्टेरिक प्लस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, जो भी हो, तो अगर आंसर आइडेंटिटी आए तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इन्वर्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखें ओमेगा स्क्वायर को जब हमने ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? 1। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या है? ओमेगा है। क्लियर है? इन्वर्स प्रॉपर्टी भी है, कम्यूटेटिव भी है, तो इसमें पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। तो ये क्या है? ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है। इसी तरह से आप यहाँ पे क्लॉज बनाएंगे, टेबल बनाएंगे 1 2 3 4 5 का, 5 नहीं आएगा सॉरी 4 तक आएगा। इसको हम रेजिड्यू क्लास ऑफ मॉडुलो 5 के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ये भी हमारे पास क्या बनेगा? अबिलियन ग्रुप बनेगा। नेक्स्ट है जी सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन हम इसको ए इनवर्स से स्टेरिक परफॉर्म करते हैं दोनों साइड पे, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टेरिक b। अब क्योंकि स्टेरिक नहीं दिया गया, ये आंसर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, स्टेरिक नहीं है, तो यहाँ पे स्टेरिक होना चाहिए था, इसलिए आंसर क्या है? नन ऑफ दीज है। बिल्कुल समझ से करना है। आपको लग रहा होगा कि ये आपका आंसर है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, उसकी कंडीशन को फॉलो करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ स्टेरिक इज डिफाइंड बाय, अब उसने खुद से डिफाइंड कर दिया है, हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, उसने उसकी डेफिनेशन खुद से दे दी है। उसने कहा है कि अगर इसको इस तरह से डिफाइन करें कि कोई से दो नंबर x और y लें और उनका आंसर जो है वो 5xy आए, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है कि ये आएगा नहीं आएगा क्या है, हमने कहा है क्योंकि उसने डिफाइन किया है तो ये आएगा, हमें उससे गर्ज है। देन आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिटी एलिमेंट की अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर हम किसी भी नंबर को स्टेरिक परफॉर्म करें आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, अगर हम किसी भी नंबर को स्टेरिक परफॉर्म करें किसी भी एलिमेंट के साथ, तो आंसर क्या आएगा? वो नंबर इटसेल्फ आएगा। अब यहाँ पे हम इसको फॉलो कर रहे हैं, x स्टेरिक e, y की जगह पे e है तो आंसर आएगा 5xe। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन को फॉलो किया। जब हम x को स्टेरिक परफॉर्म करते हैं आइडेंटिटी के साथ तो आंसर क्या आएगा? x ही आएगा। ये तो एज इट इज़ चलेगा। x इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x ओवर x1 बचेगा, जबकि ये आ जाएगा 5e, तो यहाँ पे आएगा 1 ओवर 5 इक्वल्स टू e। तो यहाँ से हमारे पास आइडेंटिटी आ गई 1 ओवर 5। अगेन डेफिनेशन को फॉलो करना है आपने। इसी तरह से अगर आपसे इन्वर्स पूछा जाए, यही डेफिनेशन दे के वो पूछे जी बताएं इसका इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा, तो हम जानते हैं कि जब भी दो नंबर्स x स्टेरिक x डैश, अब y की जगह पे x डैश है तो आंसर आएगा 5x इंटू x डैश, ऐसा ही है। अब देखें दो नंबर्स आपस में स्टेरिक परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी, ऐसा ही है। अगर वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, 1 ओवर 5 इक्वल्स टू 5x x डैश, तो 1 ओवर 25x इक्वल्स टू x डैश। तो x डैश एक्चुअली हम इन्वर्स एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं। अगर हमें इसका इन्वर्स एलिमेंट काउंट करना पड़े, फाइंड करना पड़े, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? आइए अब हम मूव करते हैं लास्ट टॉपिक हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 का लॉजिक्स का, उस पे। लॉजिक्स, ए वर्ड लॉजिकल मीन्स करेक्टली रिस्पॉन्ड। द वर्ड लॉजिकल मीन्स करेक्टली रिस्पॉन्ड। अब इसमें दो तरह की लॉजिक्स हैं, इंडक्टिव लॉजिक्स एंड डिडक्टिव लॉजिक्स। इंडक्टिव लॉजिक्स क्या होती हैं? ऐसी कुछ लॉजिक्स जो कुछ मुशाहिदात की बिना पे हम अपना मफरूज़ा कायम कर लें। जैसा कि हम गए, हमने पेंसिलिन का टीका लगवाया तो हमें उससे एलर्जी होगी, तो हम कहेंगे कि वी आर एलर्जिक विद पेंसिलिन। लेकिन ये चंद मुशाहिदात हैं, हमने उस पर बाकायदा तजर्बात नहीं किए, हमने उसके टेस्ट बाकायदा नहीं किए,
बल्कि जस्ट चंद मुशाहिदात की बिना पे हमने एक मफरूज़ा कायम कर लिया कि हम इससे एलर्जिक हैं। इसको हम क्या कहेंगे? इंडक्टिव लॉजिक। अब डिडक्टिव लॉजिक क्या है? हमें ऑलरेडी एक चीज़ दी गई है, उसको सामने रख के हम मुशाहिदात करते हैं। जैसा कि ऑल मैन आर मोर्टल, हर इंसान फ़ानी है, उसने मर जाना है। आप मुशाहिदा कर लें, जब भी आप इसको सामने रख के मुशाहिदा करेंगे ये बात ट्रू हो जाएगी। ये क्या है? डिडक्टिव लॉजिक्स है। जैसा कि एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि ऑल सोल्जर्स आर वेल डिसिप्लिन्ड, हम जितने भी सोल्जर्स को देखते हैं वो वेल डिसिप्लिन्ड हैं। तो इसको भी मुशाहिदा कर लें, अपने तजर्बात कर लें, आप इसको ठीक समझेंगे, आप इसकी समझ जाएंगे कि ये बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या है? डिडक्टिव लॉजिक है। नेक्स्ट हमारे पास है अरिस्टोटेलियन लॉजिक एंड नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक। अरस्तु ने हमें बताया कि हमारे पास दो ही पॉसिबल वे हैं कि या तो वो ट्रू हो सकता है या फिर वो फॉल्स हो सकता है। जबकि नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक क्या होंगी? देखें, दरवाज़ा थोड़ा सा आप खोल दें, अब आप उसको क्या कहेंगे? क्या ये दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है या थोड़ा सा बंद है? क्या कहेंगे? हमारे पास अगर ट्रू और फॉल्स के अलावा भी कोई कंडीशन आ जाए तो वो क्या कहलाएगी? नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक कहलाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या है? ए स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। जैसे कि बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, क्या है? ट्रू है। इसी तरह 2 + 2 = 5, रॉन्ग, गलत है, फॉल्स है, लेकिन स्टेटमेंट है। अब कौन सी स्टेटमेंट प्रपोजिशन नहीं हो सकती? ओपन द डोर, ये हमारे पास प्रपोजिशन नहीं हो सकती, क्योंकि इसके बारे में हम क्या कहेंगे? ये ट्रू है या फॉल्स है? ओपन द डोर ये तो हुक्म दिया गया है। इसी तरह से और बहुत सारी मिसालें आपकी बुक पे मौजूद हैं। हमारे पास कुछ इसमें ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले है निगेशन। अगर हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट दी गई है, मैं उसको P कह लूँ, तो उसके दो ही पॉसिबल वे हैं कि वो या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, इसके अलावा तीसरा वे नहीं है। तो इसका उलट निगेशन P से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, अगर फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं? निगेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंजंक्शन, एंड को कहते हैं। कंजंक्शन एंड, इसका सिंबल ये होता है। अब यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, P एंड Q। दो स्टेटमेंट हैं, P, दूसरी स्टेटमेंट है Q, और हम फाइंड कर रहे हैं P एंड Q। जब दो स्टेटमेंट हैं तो हम इसको लिखते हैं ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब P एंड Q, एंड के केस में क्या होगा? जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। जब दोनों बातें ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट देता हूँ, एक P होगी एक Q होगी। मैं यहाँ से बाहर जाके, लेट्स सपोज मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ से बाहर जाके मैं कहता हूँ कि मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा और साथ बोतल पीऊँगा। अब मैंने पिज़्ज़ा भी खाया और मैंने बोतल भी पी, तो मेरी बात क्या हुई? ट्रू हो गई। मैंने पिज़्ज़ा खाया और बोतल नहीं पी, तो मेरी बात जो मैंने यहाँ पे कही है वो क्या हो गई? गलत हो गई। मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया लेकिन बोतल पी ली, फिर भी मेरी बात क्या हो गई? गलत हो गई। ना मैंने पिज़्ज़ा खाया ना मैंने बोतल पी, तो मेरी बात क्या हुई? ओवरऑल गलत हो गई। तो ये कब ट्रू होगा? जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन और को कहते हैं, ये इसका सिंबल है। उसी तरह से दो स्टेटमेंट हैं हमारे पास P एंड Q, और इनके दरम्यान अब क्या है? P और Q, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब यहाँ पे मैं अगेन स्टेटमेंट देता हूँ, पहले वाली स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज करते हैं। मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा तो मैं पिज़्ज़ा खाऊँगा या बोतल पीऊँगा। अब मैंने दोनों में से एक ऑप्शन की सिलेक्ट। मैंने पिज़्ज़ा भी खाया, मैंने बोतल भी पी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पिज़्ज़ा खाया लेकिन बोतल नहीं पी,
तब भी ट्रू है। मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया लेकिन बोतल पी ली, तब भी मेरी बात ट्रू है। मैंने दोनों काम नहीं किए तो मेरी बात गलत होगी। दोनों में से एक काम करने का मैंने कहा था तो ये फॉल्स होगी जब दोनों फॉल्स होंगे, अदरवाइज ये क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, और वाली स्टेटमेंट। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन या कंडीशनल हम इसको कहते हैं, कंडीशनल या फिर हम इसको इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। इसका साइन ये होता है, सिंबल ये होता है, और इसको हम इम्प्लाइज पढ़ते हैं, P इम्प्लाइज Q। अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं P Q, तो हमें फाइंड करना है P इम्प्लाइज Q, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इफ you will study in unique, then you have to pay fee। अब देखें जी, पहली स्टेटमेंट इफ़ यू विल स्टडी इन यूनिक, दूसरी स्टेटमेंट यू हैव टू पे फी। आप यूनिक में पढ़ते हैं और फीस भी पे करते हैं, दोनों बातें ट्रू हैं, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, ट्रू होगा। अब यूनिक में पढ़ते हैं लेकिन फ़ीस पे नहीं करते, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब यूनिक में पढ़ते हैं लेकिन फ़ीस पे नहीं करते। अब यूनिक में नहीं पढ़ते हैं लेकिन फ़ीस दे देते हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम है, कोई मसला नहीं है, आप देते जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रू होगा। आप यूनिक में नहीं पढ़ते, फ़ीस भी नहीं देते, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप पढ़ते ही नहीं हैं तो कंडीशन भी लागू नहीं होती। कंडीशन किस पे है, अगर आप यूनिक में पढ़ते हैं तो कंडीशन है, दूसरे पे कंडीशन नहीं है। तो ये कब फॉल्स होगी, जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होगा तो ये फॉल्स हो जाएगी, अदरवाइज़ ये हर हाल में क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। इसे हम क्या कहते हैं, कंडीशनल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल, इसको हम इफ़ एंड ओनली इफ़ भी कहते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ भी कहते हैं, और ये इसका हमारे पास सिंबल है। इधर से दोबारा शुरू करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल, इसे हम इफ़ एंड ओनली इफ़ भी कहते हैं। क्लियर। अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं P एंड Q, P Q, ये हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ का सिंबल है। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अगर दोनों ट्रू हों तब भी ट्रू होगा, दोनों फॉल्स हों तब भी ट्रू होगा। एक ट्रू एक फॉल्स हो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल है कि दोनों का एक दूसरे के लिए होना लाजिम व मलजूम है। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल है, इफ़ अली विल गो मरी देन आई विल गो। अब दोनों का एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। अगर अली जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, ठीक है जी, ट्रू हो गया। अली नहीं गया, मैं भी नहीं गया, तो ट्रू होगी बात। अगर अली चला गया, मैं नहीं गया, तो बात गलत होगी। अगर अली नहीं गया, मैं चला गया, तब भी बात क्या हो गई, गलत हो गई। दोनों का एक दूसरे के लिए जाना लाजिम व मलजूम है। इफ़ एंड ओनली इफ़ अली विल गो टू मरी, आई विल गो, यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ लगेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास कंटीजेंसी। कंटीजेंसी में अगर कुछ ट्रू कुछ फॉल्स हो तो हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कंटीजेंसी है। अगर यहाँ पे सारे के सारे आंसर ट्रू आ जाएं तो हम क्या कहते हैं, ये टोटोलॉजी है। और अगर हमारे पास कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स हो जाएं तो हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास अब्सर्डिटी है। अगर हमें
कोई भी कंडीशनल दिया गया हो, फ़र्ज़ करें हमें P इम्प्लाइज Q, ये हमारे पास कंडीशनल दिया गया है, इसको हम कंडीशनल कहेंगे, कंडीशनल। इसका इन्वर्स क्या होगा? Q इम्प्लाइज P, इसका कन्वर्स हो जाएगा Q इम्प्लाइज P, ये क्या होगा? इसका कन्वर्स हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है जी निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। एंड निगेशन Q इन्वर्स का कन्वर्स अगर हम ले लें तो हम इसको कहेंगे कंडीशनल का ये क्या है? ये कंट्रा पॉजिटिव है। कंडीशनल का ये क्या है? कंट्रा पॉजिटिव है। और यहाँ पे कंडीशनल और कंट्रा पॉजिटिव एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, जबकि कन्वर्स और इन्वर्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। इनके जो आंसर्स हैं वो क्या आते हैं? सेम आते हैं। हम इनको क्या कहते हैं? ये क्या है? इक्विवेलेंट हैं। अब हम इनके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये बात जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। आइए जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कन्वर्स ऑफ x belongs to A implies x belongs to U is alpha option x belongs to U implies x belongs to A, beta option x belongs to A does not implies x belongs to U, चार्ली ऑप्शन है x belongs to A complement implies x belongs to U, and delta ऑप्शन है x belongs to A complement implies x belongs to U complement। ट्राई करें इसे सॉल्व करने की। मैं क्वेश्चन लिख के आपको लास्ट पे इसको सॉल्व करवाता हूँ। कंट्रा पॉजिटिव ऑफ Q implies P is alpha option negation Q implies negation P, beta option P implies Q, चार्ली ऑप्शन negation P implies negation Q, and delta option है negation P implies Q। नेक्स्ट है जी P and Q implies P is alpha option contingency, beta option tautology, चार्ली ऑप्शन absurdity, and delta option all of these। नेक्स्ट है जी negation P implies Q is equivalent to alpha option Q implies P, beta option negation Q implies P, चार्ली ऑप्शन negation Q implies negation P, and delta option P implies Q। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिकल फॉर्म ऑफ A यूनियन B होल का कंप्लीमेंट। अल्फा ऑप्शन निगेशन P एंड Q, बीटा ऑप्शन निगेशन P एंड निगेशन Q, निगेशन P एंड Q, एंड डेल्टा ऑप्शन है निगेशन P और निगेशन Q। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, कन्वर्स इन्वर्स के कुछ क्वेश्चन है कंट्रा पॉजिटिव के। मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ P इम्प्लाइज Q अगर कंडीशनल है तो इसका कन्वर्स क्या होगा? Q इम्प्लाइज P, इसका इन्वर्स होगा निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। और अगर हम इन्वर्स का कन्वर्स ले लें निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, तो ये क्या होगा? कंट्रा पॉजिटिव। गिवन जो दिया गया होगा वो हमेशा
कंडीशनल होगा। x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू u, इसका क्या फाइंड करना है, कन्वर्स। तो जस्ट हमें इसको उलट देना है, तो ये क्या है, अल्फा आंसर है x बिलोंग्स टू u इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a। अब गिवन कंडीशनल दिया गया है q इम्प्लाइज p, q इम्प्लाइज p, और इसका कंट्रा पॉजिटिव पूछा गया है, तो इसके निगेशन का कन्वर्स, निगेशन p इम्प्लाइज निगेशन q, इसके इन्वर्स का कन्वर्स हमने लेना है, तो आंसर है जी चार्ली। p एंड q इम्प्लाइज p, इसको p और q लें, उसको इम्प्लाइज p के साथ, वही हमारे पास रूल्स हैं, उसको चेक करें तो ये क्या आता है, एक टोटोलॉजी आती है। ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ये इजी रहेगा। निगेशन p इम्प्लाइज q, हमारे पास जो कंडीशनल है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, कंट्रा पॉजिटिव के। तो इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या आएगा, इसका पहले इन्वर्स लें, p इम्प्लाइज निगेशन q, उसका कन्वर्स ले लें, निगेशन q इम्प्लाइज p, तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है लॉजिकल फॉर्म, ये आपके पास बुक में मौजूद है, आप इसकी सारी कंडीशंस को देख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू डिमॉर्गन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ क्या होगा जी, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, और कम्प्लीमेंट को हम निगेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ए और बी पी और क्यू हैं, तो ये हमारे पास निगेशन पी एंड निगेशन क्यू आ जाएगा। इंटरसेक्शन को एंड और यूनियन को और से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसको आप अच्छे से घर पे तैयारी करें, जो आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उस पर आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।